नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर निशांत शेखर है और अभी हम विद्वानों की अगली कड़ी में हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और हमारे सामने हैं ओम प्रकाश सर, डॉक्टर ओम प्रकाश सर, जो जर्मन डिपार्टमेंट से हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मन फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी से संबंधित हो, एम्बेसी से संबंधित हो या रिसर्च से संबंधित हो। हम जानना चाहते हैं सर से हमारे जर्मन पढ़ने वाले बच्चों के प्रति थोड़ा ज्ञानवर्धक करें सर, ताकि उन बच्चों में उत्साह बढ़े जो हमारे BHU में ख़ास तौर पे जर्मन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे बहुत पसंद है जर्मन के बारे में बातचीत करना, और ख़ास करके जब आज हम लोग 2026 में जर्मन भाषा सीखने के साथ जो जुड़ी हुई संभावनाएं हैं उस पर जब हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी हम भारत और जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक स्वर्णिम दौर में हैं। यह वो दौर है जब जर्मनी और भारत के बीच में नज़दीकियां काफ़ी बढ़ी हैं, और इसके साथ ही भारत और जर्मनी के बीच में जो कार्य करने की संभावनाएं हैं उसमें भी वृद्धि हुई है। वो किस रूप में है कि आप इसको इस रूप में समझिए कि वैसे तो जर्मनी और भारत के संबंध करीब 300 साल पुराने हैं। ये संबंध उस समय से शुरू हो जाता है जब जर्मनी में एनलाइटनमेंट पीरियड के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारतीय टेक्स्ट जर्मनी पहुंचने लगे, और फिर एक ऐसा दौर आया जब भारतीय साहित्य के प्रति जर्मनी में एक अजीब तरह का रुझान आया, और पूरा एक शताब्दी 19वीं शताब्दी जो है वो संस्कृत विद्या का जर्मनी सबसे बड़ा केंद्र बन गया। आप कह सकते हैं कि उस समय जर्मन विश्वविद्यालयों में शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय न हो जहाँ पर संस्कृत का चेयर नहीं शुरू किया गया। लेकिन वो दौर 19वीं सदी का था। 20वीं सदी के आते आते जर्मनी के जो प्राथमिकताएं हैं वो बदली, और उसके बाद फिर भारत के प्रति उनका रुझान कम हुआ। लेकिन फिर भी वहाँ का जो विद्वत समाज है उनके बीच में भारत के प्रति एक रुचि बनी रही। उसके बाद 20वीं सदी में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको मैं चाहूँगा कि आप रेखांकित भी करें कि यद्यपि कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया, लेकिन जब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ तो एक नए देश का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसके दिशा में जो सबसे ज़्यादा पाश्चात्य सहयोग आया वो दो देशों से रहा। एक जापान से रहा, दूसरा जर्मनी से रहा। जर्मनी ने हमारे यहाँ के कई प्रौद्योगिकी के संस्थानों के निर्माण में भूमिका निभाया। यहाँ के कई जो ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनके लिए जो है टेक्निकल नो हाउ जर्मनी से आया। तो आप देख सकते हैं कि आज़ाद भारत में भी जर्मनी का एक बड़ा ही सकारात्मक हमारे प्रति रहा, और उसके कारण से हमारे देश में भी भारत के कई विश्वविद्यालयों में जर्मन भाषा की पढ़ाई शुरू हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपको जानकर खुशी होगी कि करीब 1933 से जर्मन भाषा पढ़ाया जाता रहा है। तो अभी जर्मन भाषा और साहित्य के जो बड़े केंद्र हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसका मतलब ये है कि विद्यार्थियों में जिन्हें इसकी समझ है कि जर्मन भाषा किस तरह से उनके लिए उपयोगी हो सकती है, उनके बीच में पाश्चात्य विदेशी भाषाओं में ये बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम एक स्वर्णिम दौर से गुजर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जर्मनी यूरोप में यूरोपियन यूनियन जो यूरोपीय देशों का समूह है उसमें
दो सबसे बड़े आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं, एक जर्मनी और दूसरा फ्रांस। इनको जर्मनी और फ्रांस को यूरोपियन यूनियन के का इंजन भी कहा जाता है। तो यानी कि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी की स्थिति एक बहुत ही बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में है, और जर्मनी अभी अपने देश में स्किल्ड पर्सन्स की वहाँ पर कमी है। उसकी कमी आमतौर पर पूरे यूरोप में जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, जर्मनी में कुछ ज़्यादा वो उसका प्रभाव दिख रहा है। तो जर्मनी को स्किल्ड मैन पावर्स की ज़रूरत है, और ठीक उसी समय जब जर्मनी को स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, हमारा देश में मैन पावर ज़्यादा है। तो यानी कि ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे देश के बच्चे विद्यार्थी वो अगर जर्मन भाषा सीखते हैं, और उसमें जैसे कि आपको ध्यान होगा कि कई स्तर पे भाषा का ये मानकीकरण किया गया है, तो वो B1 लेवल अगर वो सीख लेते हैं और उनके पास कोई भी अतिरिक्त स्किल है, तो उनको आसानी से जर्मनी में उनको नौकरी करने का अवसर मिल जाएगा। जर्मनी उनको बिल्कुल अपने दोनों हाथ खोलकर उनको बुला रहा है। यानी कि हमारे युवा वर्गों के लिए रोजगार के रूप में एक बड़ा ही अच्छा अवसर है। यदि वो कुछ वर्षों के लिए जर्मनी जाकर नौकरी करके वापस आना चाहते हैं, उस दृष्टि से भी, या अगर वो एक लंबे समय के लिए जर्मनी में रहकर काम करना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से भी वो उनके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो कि जॉब से रिलेटेड संभावनाओं को देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जर्मन भाषा का चूँकि की आवश्यकता बढ़ी है, इस कारण से जर्मन टीचर्स की भी ज़रूरत है। तो यानी कि जो लोग तुरंत जर्मनी में जॉब ना करना चाह रहे हैं और वो एकेडमिक वर्ल्ड में उनकी रुचि है, तो वो जर्मन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके इन जगहों पे जर्मन टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। उसके आगे जो लोग शोध में इंटरेस्ट रखते हैं, तो शोध में भी भारत और जर्मनी को लेकर कंपैरेटिव स्टडीज़ की बहुत सारे संभावनाएं हैं। 21वीं सदी में भारत और जर्मनी के बीच में कई ऐसे विषयों पर जो है कोलैबोरेशन की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि भविष्य की चीज़ें हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विषय हो, या वो फिर मशीन लर्निंग का हो, उसके अतिरिक्त जो इनर्जी रिसोर्सेज हैं, खास करके जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसमें जर्मनी बहुत ही अग्रणी है। और भारत भी अभी वर्तमान समय में उन अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के रिसर्च को लेकर काफ़ी उसमें इंटरेस्टेड है। बल्कि मैं ये कहूँ कि सोलर एनर्जी को लेकर भारत ने तो एक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी निर्माण किया है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस इत्यादि कई देश उसके सदस्य भी हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन एनर्जी एक भविष्य की ऊर्जा है, उसको कहा जा रहा है ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी। उसमें भी भारत काफ़ी आगे है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें भारत और जर्मनी के बीच में कोलैबोरेशन की संभावनाएं हैं, रिसर्च की संभावनाएं हैं। तो जो लोग नेचुरल साइंसेस में रिसर्च करना चाहते हैं, वो वहाँ पर उनके लिए है। दूसरी चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19वीं सदी में जर्मनी में बहुत काम हुआ है भारतीय लिटरेचर को लेकर। तो जो लोग ह्यूमैनिटीज़ में रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए पूरा जो 19वीं शताब्दी का जो जर्मन विद्वानों, जर्मन दार्शनिकों, जर्मन लेखकों, साहित्यकारों ने जो काम किया है, उनके ऊपर शोध करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो ये मैंने आपको संक्षेप में ये बताने का प्रयास किया कि जर्मन भाषा सीखने के कई फ़ायदे हैं और वो कई स्तर पे उस पर काम किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई और प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर नहीं सर, आपने सर जर्मन के बारे में, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, भारत जापान का संबंध
इसमें रिसर्च की संभावनाओं और आने वाले समय में जर्मन के साथ हमारा क्या क्या संबंधों में बढ़ोतरी हो रही है या क्रमशः रूप से जो प्रसारित हो रही है, उसके बारे में आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया सर। हमारे दर्शकों और श्रोताओं और जर्मन सीखने वालों के लिए काफ़ी ये प्रेरणा और काफ़ी जागरूक करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर सर से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ प्रश्न है, तो ओम प्रकाश सर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।